जो सरकार जनता की इच्छा के आगे नहीं झुकती, उसके टूटने का खतरा रहता है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी जैसी व्यंग्यात्मक नाम वाली पार्टी की अगुवाई में नौजवानों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पर्चा लीक घोटाले में महज एक मंत्री के पद छोड़ने की घटना से कहीं बढ़कर है। ये भारतीय लोकतंत्र में उस व्यवस्था के बदलने का एक अहम मोड़ है जिसे राजनीतिक वैज्ञानिक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के दबदबे वाली पार्टी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में बिखरे हुए विपक्ष के लिए बहुत ही कम गुंजाइशें रही हैं। एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर काम थकाऊ असंगठित क्षेत्र में होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं ही वो जरिया हैं जो ये तय करती हैं कि कौन से भारतीय नौजवान आगे चलकर औपचारिक रोजगार की सीमित लेकिन सुरक्षित दुनिया में दाखिल हो पाएंगे। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पर्चा लीक होने की घटनाओं ने योग्यता परखने की व्यवस्था को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का जरिया बना दिया है। तकरीबन 20 लाख उम्मीदवारों को स्कूल की परीक्षाओं के साथ साथ कड़ी तैयारी करने के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक दोबारा देनी पड़ी। कई विद्यार्थी इस मुश्किल आजमाइश से जीवित नहीं बच पाए। इस शिकायत ने अलग अलग जातियों और धर्मों के नौजवानों को एक साथ जोड़ा। ये वही पहचाने हैं जिनमें देश की राजनीतिक लामबंदी हाल के सालों में महदूद होकर रह गई है। सत्ताधारी व्यवस्था के साथ काफी हद तक जुड़े टेलीविजन तंत्र को दरकिनार करते हुए बिना किसी खास चेहरे वाले प्रदर्शनकारियों ने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर खासा समर्थन जुटा लिया। दिल्ली पुलिस की ज्यादतियों और विरोध प्रदर्शन वाली जगहों के आसपास इंटरनेट व लोगों की आवाजाही को रोकने की कोशिशों ने प्रदर्शनकारियों की तादाद में और इजाफा कर दिया। सरकार को आखिरकार ये पता चल गया कि पिछले 12 सालों में जैसा होता रहा है, उसी तर्ज पर इस आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता, बरगलाया नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, विचलित नहीं किया जा सकता या बाकी दूसरे आंदोलनों की तरह बिखर जाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उसे बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा और सीजेपी की जायज जिद की वजह से प्रधान का पद पर बने रहना मुश्किल हो गया। खोने के लिए कुछ भी नहीं बचे होने वाली प्रदर्शनकारियों की हताशा को एक राजनीतिक पहचान मिली। ये पहचान उन्हें चुनावों पर केंद्रित स्थापित पार्टियों से अलग रहने के चलते मिली। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसे राजनीतिक अभिजात वर्ग, चाहे वो विपक्ष का हो या सरकार का, कब्जा या कमजोर नहीं कर सकता था। लेकिन प्रधान के इस्तीफे के ऐलान से कोई भरोसा नहीं जगता। मुख्तलिफ परीक्षाओं के आयोजन और मार्किंग में हुई गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेने के बजाय उन्होंने चतुराई से अपने इस्तीफे को कुछ इस तरह पेश किया मानो वे विरोध प्रदर्शनों से उपजी स्थिति का नाजायज फायदा उठाने की जुगत में लगे राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकने की कोशिश कर रहे हों। उनके इस्तीफे की चिट्ठी से सरकार की ये सोच साफ जाहिर होती है कि विद्यार्थियों का एक वर्ग छिपे हुए मकसदों के साथ भारतीय राज्य के खिलाफ काम कर रहा था। ये उसी कहानी का हिस्सा है जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शॉक बैटन, पैलेट गन और कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया। पुलिस की ये कार्रवाई उस सोची समझी बर्बरता से कम नहीं थी जिसने भीड़ को काबू करने के तमाम कायदों का उल्लंघन किया। ये इस्तीफा सरकार की तरफ से अपनी गलतियों का एहसास होने का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत पीछे हटने की कवायद है। ये कदम तब उठाया गया जब विरोध प्रदर्शनों को सांप्रदायिक, विदेशी एजेंसियों से प्रेरित और राजनीतिक फायदे के लिए किया गया बताने की तमाम कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो गईं। कई गलत कदम लिए गए। सरकार ने पहले तो ऐसा बर्ताव किया मानो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ज्यादातर ऐसे बॉट हों जो अकाउंट पर रोक लगाए जाने पर गायब हो जाएंगे। फिर उसने ऐसा माना कि इन फॉलोअर्स की वर्चुअल मौजूदगी का असल जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और आखिर में ऐसा सोचा कि इंस्टाग्राम रील्स के जरिए प्रदर्शनकारियों से निपटा जा सकता है। लगातार कई बार नाकाम होने के बाद ही सरकार ने प्रधान से इस्तीफा लिया, लेकिन तारीफ की बात यह है कि अपनी मांगें पूरी होने पर प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन वापस ले लिया। आने वाले दिनों में इन विरोध प्रदर्शनों का असर सरकार की उम्मीद से कहीं ज्यादा व्यापक होगा। पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने अपनी ज्यादातर मामूली चुनावी जीतों, यानी अकेले या गठबंधन में सबसे ज्यादा वोट पाकर बहुमत हासिल करने को विस्तारवादी जनादेश में बदल दिया है। उसने इन जनादेशों का इस्तेमाल धर्मनिरपेक्षता और संघवाद जैसे तय मुद्दों पर बनी संवैधानिक सहमति को तोड़ने के लिए किया है और धीरे धीरे एक ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ाया है जो एकात्मक व बहुसंख्यकवादी है। इसने साथ ही साथ
भारत के उत्तर, पश्चिम और अब पूर्व में सांप्रदायिक मुद्दों पर कुछ वर्गों को उग्र करके अपने समर्थन का आधार बढ़ाया है, जिससे इसकी विधायी ताकत को मजबूत करने में मदद मिली है। इसने असहमति को देश विरोधी या अलगाववादी करार दिया है और दल बदल करवाकर तथा जांच एजेंसियों का चुनिंदा इस्तेमाल करके विपक्ष को कमजोर कर दिया है। अन्य संस्थानों, जिसमें निष्क्रिय न्यायपालिका भी शामिल है, की बुजदिली के साथ मिलकर इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसे कई लोग नियंत्रित लोकतंत्र, मैनेज डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां नागरिक आजादी के लिहाज से अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। अहिंसक संघर्ष से बने इस देश को आजादी के बाद एक से ज्यादा बार ऐसे गैर संसदीय बड़े बदलावों की जरूरत पड़ी है ताकि इसके संस्थानों को आजादी की लड़ाई लड़ने वाली उस पीढ़ी के विजन की ओर वापस लाया जा सके जिसने संविधान बनाया था। सीजेपी और उसके साथ खड़े लोगों, सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक उपवास किया, ने दिखाया है कि सत्याग्रह के विशुद्ध भारतीय तरीके से उठाई गई एक जायज मांग सरकार की क्रूरता के सामने अडिग रह सकती है और एक अड़ियल सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकती है। ये उन संस्थानों के लिए एक सबक है जिन पर कार्यपालिका पर नजर रखने की जिम्मेदारी है, और उन लोगों के लिए भी जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, खासकर मीडिया के लिए जिसने कुछ खास अपवादों को छोड़कर ज्यादातर नकारात्मक भूमिका ही निभाई है। उन्हें दबाव या तात्कालिक फायदे के आगे झुकने के बजाय अपनी संवैधानिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। वे ऐसा करेंगे या नहीं, इसका इम्तिहान तो तब होगा जब सरकार एक नए मंत्री की देखरेख में प्रवेश परीक्षा प्रणाली में सुधार करेगी। एक बात तो तय है कि भारत बदलाव और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए बेताब है।